आज वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर एक ऐसा शब्द जो मेरे ख्याल से सभी सुन चुके हैं। कुछ लोगों को उससे डर है। कुछ कैंसर की जंग जीत कर एक योद्धा की तरह खड़े हैं। लेकिन कैंसर क्या है, किससे हो सकता है, कितना खतरनाक है, इसके लिए इलाज क्या मौजूद है, कितने समय बाद आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, क्या कैंसर दोबारा हो सकता है, और न जाने कितने तरह के सवाल कैंसर से जुड़े हुए हैं जो आज भी जवाब की तलाश में हैं या सही गाइडेंस की जरूरत लोगों को इस मामले में होती है। आज कैंसर डे पर तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कैंसर क्या है और किसे होता है, क्यों लोग कैंसर के नाम से इतना डर जाते हैं? जी, ऐसा है, सबसे पहले जो कैंसर है ये हमारा जो शरीर है इसमें हम अपनी जो लाइफ शुरू करते हैं वो दो सेल्स के माध्यम से शुरू करते हैं, एक स्पर्म और एग। जब स्पर्म और एग मिलकर एक सेल बनाते हैं, एक सेल अपनी डबलिंग करता हुआ 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे डबलिंग करता हुआ तकरीबन 50 ट्रिलियन सेल से हमारी पूरी जो है ह्यूमन बॉडी वो बनती है। अब इन 50 ट्रिलियन सेल में जो एक सेल है, मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, उसमें जो ये डबलिंग कौन करवाता है वो होता है डीएनए। तो सेल डबलिंग डीएनए की वजह से होती है, और जो डीएनए है हमारे एक सेल में 50 ट्रिलियन सेल्स में से एक सेल में तकरीबन 30,000 जीन्स के रूप में ये प्रेजेंट होता है। इन 30,000 जीन्स में तकरीबन जो 1000 जीन्स होते हैं जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो डबलिंग से, डिफरेंशिएशन से और मेटास्टेसिस से, वो कैंसर रिलेटेड डिजीज से जो है उनका संबंध होता है। तो ये वाला जो डीएनए है इसमें तकरीबन अगर 100 कैंसर जीन्स जो होते हैं वो आमतौर पे काफ़ी कैंसर्स में देखे जाते हैं। और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि डीएनए के लेवल पे जब गड़बड़ होती है, जिसको हम बोलते हैं 2, 3 या 4 जीन्स जब गड़बड़ हो जाते हैं इन 100 जीन्स के से तकरीबन, तो कैंसर पनपना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल अनकंट्रोल डबलिंग करता रहता है। डबलिंग बहुत फास्ट नहीं होती है, लेकिन वो अनकंट्रोल रहती है, वो रुकती नहीं है। आमतौर पे जैसे मान लीजिए हमारे को शरीर में कट लगा, तो कुछ टाइम वो गैप भरने के बाद शरीर उसको रोक देता है, स्कारिंग को रोक देता है। लेकिन अगर मान लो वो स्कार बनता जा रहा है और वो इतने बड़े ट्यूमर का रूप ले ले, तो वो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड जो डबलिंग है, जो डीएनए एरर से हो जाती है, वही कैंसर का रूप ले लेती है। क्योंकि हमारे अंदर 200 प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसलिए ह्यूमन बॉडी में 200 प्रकार के कैंसर होते हैं। तो कैंसर कोई एक बीमारी का नाम नहीं है। जैसे मान लो मलेरिया कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम से होता है। ट्यूबरक्लोसिस है वो माइकोबैक्टीरिया से है। कोविड है वो कोविड के वायरस से होता है। लेकिन जो कैंसर है वो आपको जानना है कि वो एक बीमारी का नाम नहीं है, वो तकरीबन 200 प्रकार के जो हैं वो कैंसर होते हैं। 200 तरह के कैंसर होते हैं। अच्छा, आपने बताया कि जीन में ये होता है, तो क्या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है या हो सकती है या हो भी कि हम जीन ही टेस्ट कर पाए पहले कि हाँ, तो हम बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बोला। अब वो टेक्निक पहले इंडिया में इतनी यूज नहीं होती थी, क्योंकि ये बहुत महंगी थी। ये टेस्ट लाखों के हुआ करते थे। लेकिन अब काफ़ी इंडियन कंपनीज ने अपने जो बहुत अच्छे क्वालिटी कंट्रोल करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, और ये टेस्ट बहुत सस्ते हो गए हैं। अब ये टेस्ट आप देख लीजिए, तकरीबन हम 40,000, 50,000, 60,000 रुपए में ये टेस्ट हो जाते हैं, जिसे हम ब्लड के माध्यम से भी कर सकते हैं और ट्यूमर के ऊपर भी कर सकते हैं। उससे हम जो जेनेटिक प्रोफाइल है वो अपना कैंसर फैमिलीज, जो कुछ लकीली बहुत कम कैंसर होते हैं जो फैमिलीज में चलते हैं, तकरीबन 5%, तो वो जो कैंसर फैमिलीज होती हैं उनमें भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि और किसी आदमी को, रिलेटिव को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को खासकर रिस्क तो नहीं है। तो सबसे पहले टेस्ट हम वो कैंसर पेशेंट में ही करते हैं, और वो सिंपल ब्लड के माध्यम से किया जा सकता है। उसमें हम अलग अलग तकरीबन 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे जीन्स के प्रोफाइल अब आ रहे हैं, और वो मार्केट में उपलब्ध हैं। और वो 40-50 हजार रुपए में, वो जो 60,000 रुपए में तकरीबन इस रेंज में इसमें ये टेस्ट हो जाते हैं, जो पहले कभी लाखों में हुआ करते थे। तो अब यस, हम डीएनए स्टडी करके पहले ही पता कर लेते हैं कि जो ये ट्यूमर है गुड टाइप का है कि बैड टाइप का है।
आपने कहा सिर्फ 5% कैंसर ही ऐसे हैं जो जीन्स में चलते नहीं, हैं। 5 किस्म फैमिलीज में चलते हैं। तकरीबन जो कैंसर है 90% जेनेटिक कॉज होता है और 10% में एपिजेनेटिक कॉज होता है, और दोनों में कुछ में मिक्स्ड कॉज भी होता है कि डीएनए एरर भी है और प्रोटीन या आरएनए वाला एरर भी है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो कई बार जो गड़बड़ है वो सिर्फ डीएनए के लेवल पे होती है, कई बार आरएनए के लेवल पे होती है, कई बार प्रोटीन के लेवल पे होती है, और कई बार डीएनए भी, आरएनए भी और प्रोटीन तीनों भी गड़बड़ हो सकते हैं। जी, आपने 2-3 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, कॉज। मुझे बहुत टाइम हो गया कैंसर पर काम करते हुए भी, थोड़ा बहुत डॉक्टर से बात भी हुई, तो ज़्यादातर मुझे जो एक चीज़ समझ में आई अभी तक वो ये कि कैंसर के कॉज हमें अभी तक नहीं पता। क्या वाकई हमें ये नहीं पता कि कैंसर क्यों होता है, या हमें पता है कि ये वो कारण है जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है? देखिए, कैंसर के कॉजेज वो अब काफ़ी हद तक जो है रिसर्च, कैंसर के कॉजेज तो पता लग गई है, लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है, अब आप जैसे देखिएगा, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में पहले तंबाकू नहीं हुआ करता था। जब वास्को डी गामा इंडिया में आए तो उन्होंने तंबाकू का वो प्लांट लाए और उन्होंने जबरन लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ जो प्लांटेशन करवाई। तो उससे जब टोबैको पनपा और हिंदुस्तान में उसका यूज होने लग पड़ा, तो आज की डेट में आप ये मान लीजिए कि 50% कैंसर तकरीबन टोबैको के मिस यूज से होते हैं। तो अगर टोबैको को हम बैन कर दें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में तकरीबन 50% कैंसर खत्म हो जाएंगे, कैंसर होंगे ही नहीं। लेकिन तो सबसे बड़ा कारण तंबाकू पता है हमारे को, लेकिन उस पे जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है अब। तो अगर हम इजीली उसको रेगुलेट कर दें तो आप देखेंगे 50% कैंसर खत्म हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है तंबाकू और शराब का इकट्ठा सेवन करना, तो वो 1+1 11 हो जाते हैं। असल में अल्कोहल से कभी भी कैंसर नहीं होता है, लेकिन वो प्रमोटर की तरह काम करता है। जब आप उसको सिगरेट के टोबैको के साथ सेवन करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि किसी को पूछेंगे तो मेरा ख्याल कोई भी आदमी ठीक जवाब नहीं दे पाएगा। तंबाकू के अंदर तकरीबन आपको ये जान के हैरानी होगी 4000 केमिकल होते हैं। 4000। जैसे हम बोलते हैं वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। अगर मैं आपको बोलूं तंबाकू का फार्मूला, आप मेरे से पूछेंगे कि तंबाकू का फार्मूला बताएं, तो मुझे 4000 केमिकल्स के नाम लेने पड़ेंगे, जो मेरे को तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 4000 केमिकल्स में से तकरीबन 70 केमिकल ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि इनको अगर हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल की स्किन पे या आंत पे या खून में देते हैं तो उनसे कैंसर हो जाता है। तो दे हैव शोन दैट 70 केमिकल्स तो कैंसर करते ही करते हैं, उसके बियॉन्ड भी करते हैं, लेकिन 70 तो प्रूवन है, वेल प्रूवन है। और इसमें दुख की बात यह है कि उसमें तकरीबन सिर्फ एक केमिकल होता है, निकोटीन, जो हमारे को उसका एडिक्ट बना देता है। तो अब इंडियन कंपनी ने बड़ा अच्छा किया कि निकोटीन की च्युइंगम निकाल दी है, निकोटीन के पैचेस बना दिए हैं। तो अगर आपको तंबाकू की लत पड़ चुकी है तो उससे बचने के लिए आज ही आप तंबाकू छोड़िएगा, और उसके साथ जो च्युइंगम है, जब भी दिल करे च्युइंगम चबाइए। जब भी दिल करता है 15, 20, 25, 30, 40 दिन में जितनी च्युइंगम आपका दिल करता है आप खाइए। धीरे धीरे वो 40, 30, 20, 10 करके 3-4 महीने के यूज के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम तंबाकू की लत से छुटकारा पा सकते हैं। ये निकोटीन का ओवरडोज तो कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं च्युइंगम में निकोटीन है, और वो निकोटीन ऑलरेडी खा रहे हैं। जो पेशेंट है, जो मान लो अगर वो 60 सिगरेट पी रहे हैं ऑलरेडी, तो वो इतनी निकोटीन वो ले रहे हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी उसके हैबिचुअल हैं। यस जी। कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग हैं जो रिस्क पर ज्यादा है। आपने बहुत सारी चीजें बताई भी हैं साथ में, जैसे स्मोकर्स हैं या जो अल्कोहल ले रहे हैं। इसके अलावा भी महिलाओं में बहुत ज्यादा कैंसर के मामले देखे जाते हैं। देखिए, इंडिया में एक बड़ा अलग से केस हमारे को लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की महिलाओं के लिए खास बात, उसमें भी एक बहुत गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है। कि बैड न्यूज़ ये है कि 8 मिनट में तकरीबन एक लेडी कैंसर सर्विक्स से मर जाती हैं। एंड गुड न्यूज़ ये है कि वो कैंसर इज हाईली प्रिवेंटेबल, बिकॉज जो HPV वायरस नाम का जो वायरस है उसकी वैक्सीनेशन अब कंट्री में आ गई है। वो वैक्सीनेशन अगर लेडीज 14 साल से 25 साल हम बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में 45 साल तक है, क्योंकि वहाँ लोग
एजुकेटेड हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अफोर्डेबिलिटी है। और कुछ कंट्रीज में तो ये वैक्सीनेशन फ्री है, जैसे कनाडा में, अमेरिका में ये फ्री है। तो अभी इंडिया में फ्री नहीं हुई है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसको जल्दी लोगों को फ्री कर देगी, ताकि लोग इंडिपेंडेंटली बगैर किसी दबाव के वो लोग इस वैक्सीन को लगा सकें। और ये हमारे को, चाहे हम गवर्नमेंट कंपलसरी ना करें इसको, लेकिन इसको फ्री कर दे, तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग जागरूक हो जाएंगे। जैसे कोविड का वैक्सीन था, धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए और अपने आप लगाने लगे। शुरू में हालांकि डर होता है, कहीं डेथ ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए, ये ना हो जाए। जब पर वो देखते हैं आसपास पड़ोसियों को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, सबको लग गई है वैक्सीन, तो फिर लोग अपने आप शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि एचपीवी वैक्सीनेशन अब इंडिया में बननी शुरू हो गई है, और अब टाइम है कि गवर्नमेंट इसको फ्री डिक्लेयर करे और हम लोग बगैर किसी डर के, हिचक के इस वैक्सीनेशन को लगवाएं। और जो गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ के लिए भी इंडिकेशंस होती हैं, तो इससे वो फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ये बात थोड़ी हटकर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने खुद ही कहा कि बॉयज़ के लिए भी एचपीवी की वैक्सीन जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अगर आप उसमें बता पाएंगे वो उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी? उनको ऐसे फ़ायदा होता है कि कुछ लोग जो अननेचुरल सेक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए ओरल सेक्स हो गया या एनल सेक्स हो गया, उसमें जो होता है वो एनल कैंसर होने का चांसेस हो जाता है, हेड एंड नेक कैंसर होने का चांसेस हो जाता है। उसके लिए हम कहते हैं कि एचपीवी वैक्सीनेशन उन लोगों को भी फिर जरूरत हो जाती है, जो भी कैंसर फैल सकते हैं एचपीवी या एचपीवी रिलेटेड कैंसर होगा, चाहे वो यूट्रस का, के माउथ का, सर्विक्स का कैंसर हो, या हेड एंड नेक का कैंसर हो, या आपका एनल कैनाल के रास्ते का कैंसर हो। ये तीनों एचपीवी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो कैंसर का वैक्सीन अभी तक नहीं आया। कुछ कंट्रीज ने दावा भी किया है कि तैयार हो गया है, बन गया है। क्या वजह है कि अभी तक हमें कैंसर का वैक्सीन नहीं मिला है? और देखिए, कब उसका तक उम्मीद की जा सकती है? आंसर वही है जो मैंने आपको बताया कि 200 प्रकार के कैंसर होते हैं। तो वो रादर वर्चुअली ड्रीम वैक्सीनेशन ही है कि जो सब कैंसर्स को रोक दे। तो ऐसी कोई वैक्सीन तो बनना इम्पॉसिबल ही है, और क्योंकि 200 के 200 कैंसर्स को ऐसे रोका नहीं जा सकता। और जो मैंने एचपीवी वैक्सीनेशन की भी बात कर रही है, ये सिर्फ एचपीवी वायरस को रोकती है। और क्योंकि एचपीवी वायरस भी 100+ टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से भी जो ये मान लीजिए कि मेजर जो 98% इंपॉर्टेंट कैंसर रिलेटेड कैंसर्स है, उनको वो रोक देती है। लेकिन आप थ्योरेटिकली बोले 100%, तो 100% उसमें भी नहीं होता है, बट यस काफी हद तक वो इस वायरस रिलेटेड कैंसर को रोक लेती है। जी, हम बात कर रहे हैं कैंसर रोकने की, उसको ठीक होने की, तो क्या कैंसर को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है? देखिए, आज के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 30%। 30% कैंसर को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। 30% कैंसर्स को हम एक्सटेंशन, जिसको बोलते हैं, ऑफ लाइफ कर सकते हैं, कि पहले हुआ, ठीक हो गया और फिर वापस आ गया। और रेस्ट ऑफ द जो 30% है, 1/3 में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिग्निफाइड डाइंग, या उसको बोलते हैं एंड स्टेज कैंसर केयर एंड बेस्ट सपोर्टिव केयर एंड पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। जी, कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन की बात बिल्कुल जो हमने किया, तो अच्छी उसमें गुड न्यूज़ ये है कि हेड एंड नेक कैंसर जैसे है, हमने बात की तो उसको चेकिंग से ल्यूकोप्ले किया। अगर उसमें वाइट पैच आपको दिख रहा है, उन पैचेस को आप पहले निकाल दीजिए, क्योंकि वो 5-10 साल के बाद हो सकता है कैंसर में बदल जाए। रेड पैच जो हमारे माउथ में है, उसको पहले ही निकाल दीजिए। कोई शार्प टूथ है, उसको ग्राइंडिंग या उसके साथ आप कैपिंग कर लीजिए, ताकि वो जीभ को नहीं काटे, वो जीभ का कैंसर कर सकते हैं। और जो आपका खाना पीना है, बहुत जो तेज मसाले हैं और शार्प टीथ हैं, पुअर हाइजीन है, और जो अननेचुरल सेक्स वगैरह है, वो अगर एचपीवी एक्सपोजर को आप बचाएंगे, तो आप कैंसर से इससे बच सकते हैं, हेड एंड नेक कैंसर के। सिमिलरली लेडीज जो गायनी कैंसर है, वो जो प्रोटेक्टेड सेक्स करें, मल्टीपल पार्टनर से थोड़ा सेफ्टी यूज करें, सेफ सेक्स करें, और एचपीवी एक्सपोजर को कम करें, वैक्सीनेशन लें, और रिपीटेड अपने पैप स्मीयर कम से कम 5 साल में एक बार करवाएं। तो जो गायनी चेकअप है, तो उससे क्या होता है, कैंसर से, सर्विक्स के कैंसर से बचा जा सकता है। हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं और केयर की भी बहुत बात कर रहे हैं। इस बार की थीम जो है वर्ल्ड कैंसर डे की, वो है होलिस्टिक केयर। उस पे थोड़ा बताएं कि वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी हो जाता है कि आप होलिस्टिक केयर दें अपने एक कैंसर पेशेंट को। टोटल केयर देना एक बहुत चैलेंजिंग बात होती है, क्योंकि उसके हमारी टोटल पर्सनैलिटी की 5 डायमेंशंस होती हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल। इसमें से कोई भी डायमेंशन अगर हमारी खराब होती है, हमने ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे एक पेशेंट मेरे पास आई, मैं आपको बताऊं कि वो
कहने लगी सर मेरा अभी ये इलाज मत कीजिए, मेरे को इससे साइड इफेक्ट हो जाएगा, इससे साइड इफेक्ट हो जाएगा, मैं कोई इलाज नहीं करवाना चाहती। तो जब हमने उसका एक वर्कअप किया, बिकॉज आपके पास प्रोफेशनल साइको ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट अभी हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम डिप्लोमा स्टार्ट किया है, डिप्लोमा इन साइको ऑन्कोलॉजी। तो वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल पॉइंट्स को हम इवेल्युएट करते हैं। हमारे यहाँ हर एक ईच एंड एवरी पेशेंट इज इवेल्युएटेड बाय साइको ऑन्कोलॉजिस्ट। जब हमने उसको इवेल्युएट कराया तो पता लगा उसका एक सोशल डायमेंशन थी कि उसकी बिटिया को 10th में एडमिशन चाहिए थी। वो कहती जब तक उसको 10th में एडमिशन नहीं मिलेगी मैं अपना एंटी कैंसर ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। तो हमने उसको हेल्प किया, अपने सोशल वर्कर को एंगेज किया, उनको बोला कि एक मेरे पेशेंट थी, शी वाज उनकी बिटिया प्रिंसिपल थी एक स्कूल में दिल्ली में ही, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक बिटिया को आप एनरोलमेंट देखिए अगर इसको एडमिशन कर सकते हैं। तो उनको हमने एक स्पेशल कैटेगरी में करके एडमिशन करवाई। उसके बाद उसने बोला सर अब मेरी जो मर्जी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, नाउ आई एम सो समटाइम वी हैव टू असेस कि शी वाज जिटरी नॉट अबाउट विद बिकॉज ऑफ हर डिजीज एंड इट वाज नॉट दैट शी वाज नॉट विलिंग फॉर ट्रीटमेंट, बट हर मेजर reason was she was socially unwell. So moment her daughter get that social problem was over, she was ready for the treatment. So it's very important. That was a very good case. I always quote that you have to see physical, mental, social, spiritual and economical well-being of the patient, give integrated care. And I may tell you now, I can proudly say we are the world leaders in giving that care, because we have full-time psycho-oncology care at our center. And what we have done, we have published the data of around 1000 patients. I have presented the data in Hong Kong International Cancer Conference, in Asian Oncology Meet, in International Cancer Conference just a few months back in Maryland, Bethesda, and also in International Breast Cancer Symposium, San Francisco. So all this data is published, and we have found that almost 75 to 80% of our cancer clients, they require their mental problems to be addressed. So we have a special performer, we have a structured approach. We ask them some 30 questions and then we train them what we call as a Gupta glittering whole body imagery technique, where what we do, we have to increase their chance of survival, because patient, as you rightly said, they have the fear of what we call existential crisis कि अब मेरे को कैंसर हो गया, अब मेरे बाद अगर मैं मर जाऊंगा मेरी वाइफ मेरे को याद रखेगी कि नहीं, बच्चे याद रखेंगे कि नहीं, फ्रेंड याद रखेंगे कि नहीं, मैं उनके लिए एग्जिस्ट करूंगा कि नहीं। तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं, या कि मेरा कैंसर ठीक होगा कि नहीं, उसको बोलते हैं, और या मैं मर जाऊंगा, मैं आज मरूंगा, कल मरूंगा, परसों मरूंगा, कब मरूंगा, तो नेक्स्ट मंथ मरूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मरूंगा। तो इसको बोलते हैं हम इम्पेंडिंग डेथ सिंड्रोम। सो इन लोगों को क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ डैब। एक यूके में डॉक्टर कुबलर रॉस हैं, शी इज़ ए वर्ल्ड अथॉरिटी इन दी साइको ऑन्कोलॉजी केयर। तो उसमें वी फॉलो हर फुट स्टेप्स। हमने डैब डी करके इसको बोलते हैं टेक्निक की। पहले पेशेंट की जो कैंसर पेशेंट की जर्नी होती है वो मेंटल वेलनेस की पहले जाती है डिनाइल में, फिर एंगर में, फिर बारगेनिंग में, फिर डिप्रेशन में, फिर एक्सेप्टेंस में, एंड लास्ट में हम बोलते हैं दी बेवरमेंट एंड डिग्निफाइड डाइंग। तो ये सारी स्टेजेस को हमारे को एड्रेस करना होता है। एंड हमारे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, दे आर वेल ट्रेन्ड, दैट ईच एंड एवरी स्टेज के लिए हमने डिफरेंट व्हाट वी से कॉग्निटिव थेरेपीज, मुद्रास और ऐसी पॉइंट्स निकाल रखे हैं कि हम उनको वी टेक देम, लेट देम स्मूथली सेल थ्रू ऑल दिस जर्नी ऑफ द एंटी कैंसर केयर। आपने बहुत सारी चीजें बताई। अब ड्रग पे बात कर लेते हैं कि एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि कैंसर ड्रग्स जो हैं वो काम किस तरह से करते हैं, आपकी बॉडी में जाकर ट्रीट किस तरह से करते हैं आपके कैंसर को। देखिए, कैंसर की केयर इंटीग्रेटेड, अगेन मैं उसमें आऊंगा कि एक डॉक्टर ट्रीट नहीं करता है कभी भी, या ड्रग्स कभी भी एक ट्रीट नहीं कर सकती हैं, उसमें इंटीग्रेटेड केयर जरूरत होती है कि डॉक्टर की टीम। हमारे पास अंडर वन रूफ एशियन हॉस्पिटल में वी हैव मेडिकल, रेडिएशन एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। हम सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एंड देन वी रियली डिसाइड कि व्हाट्स बेस्ट फॉर द पेशेंट। समटाइम बिकॉज पेशेंट की जर्नी में एक ट्रीटमेंट से, बिकॉज कैंसर पेशेंट आप देखेंगे इंडिया में ऑलमोस्ट स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 1-2 में बहुत कम पेशेंट आते हैं, और स्टेज 3 में बेसिकली यू रिक्वायर इंटीग्रेटेड केयर की सर्जरी भी चाहिए होती है, रेडिएशन भी चाहिए होती है, और आपको ड्रग्स भी चाहिए होती है। तो हम एक सीक्वेंसिंग ड्रॉ करते हैं कि विच शुड बी फर्स्ट, विच शुड बी बेटर फॉर द पेशेंट, एंड विच पेशेंट कैन टॉलरेट। अब एज पर एज दी ड्रग्स आर कंसर्न्ड,
तो उसमें हमारे को तकरीबन हम ये बोलते हैं 5 टाइप्स के एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, फिर बोलते हैं हार्मोनल थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, मॉलिक्यूलर टारगेट ड्रग्स, एंड अभी जो लास्ट में लेटेस्ट आई है, दीज आर द इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स। सो ये 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स होती हैं। वैसे ही हमारा रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी में वी हैव टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी मतलब वो 1 मीटर के डिस्टेंस से दी जाती है, और ब्रैकीथेरेपी होती है बॉडी के अंदर। मान लीजिए अब हमारे मुंह के अंदर है तो हम वहाँ नीडल्स लगा सकते हैं, या हमारे लैट्रिन की पॉटी की जगह में अगर कैंसर है तो हम वहाँ अंदर जो है वो, और या बच्चे के रास्ते में है तो वहाँ से हम डिवाइस डाल के रेडिएशन वहाँ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से रेडिएशन इंटरनल टाइप की भी होती है, एक्सटर्नल टाइप की भी होती है। सिमिलरली सर्जरी 2 टाइप की होती है। एक होती है कि हम साथ में मतलब रेडिकल सर्जरी करते हैं, उस ऑर्गन को निकाल देते हैं, या दूसरी होती है प्लस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट निकाल ली तो हम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने टांग की हड्डी में कैंसर हो गया तो आप हड्डी निकाल दो और उसकी जगह टिटेनियम की आप हड्डी डाल दीजिए, आर्टिफिशियल जॉइंट डाल दीजिए, आर्टिफिशियल बोन डाल दीजिए टिटेनियम का, तो रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी हम यहाँ करते हैं। डॉक्टर पुनीत, आपने एक बात कही जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है, मुझे लगता है इस पर बात करना। आपने कहा कि ज़्यादातर कैंसर के केसेस जो हैं 3री या 4थी स्टेज में हमारे पास आते हैं, पहली और दूसरी में कम आते हैं। क्या वजह है कि पहली और दूसरी में जो है लोग उतने या अवेयर नहीं हैं, या उनको सिम्टम्स नहीं पता कि ये शुरुआती सिम्टम है कि आप जाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए? मेरे ख्याल बहुत दुख की बात है जो आप ये मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे लोगों को सबसे पहले जो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जो हमारे मीडिया या हमारी जो फिल्म्स हैं या और चीज़ें जो जागर नहीं करती हैं, उसमें सबसे पहले कि कैंसर में एक स्टेज 0 होती है। जो स्टेज 0 होती है वो ह्यूमन बॉडी में, उसको हम प्री कैंसर भी कहते हैं, तो वो स्टेज 1 2 3 4 नहीं होती है। लेकिन उसमें एक चैलेंज क्या होता है कि स्टेज 0 ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 5 साल से 10 साल तक होती है। जैसे मान लीजिए हेड एंड नेक कैंसर में मैंने बताया व्हाइट पैच है, वो 5 से 10 साल तक कैंसर में नहीं बदलेगा। रेड पैच है वो कैंसर में नहीं बदलेगा, वो प्री कैंसर स्टेज 0 में रहता है। वैसे ही कैंसर सर्विक्स होता है जो लेडीज का हमारे सबसे कॉमन कैंसर है, वो 5 से 10 साल तक पनपता है, धीरे 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 स्टेज 0 में ही रहता है। लेकिन क्या है कि हमारे लोग और मीडिया, हम बोले रिस्पॉन्सिबली इतना लोगों को एजुकेट नहीं करते हैं, वो कैंसर के नाम से डरते हैं, और छोड़ो व्हाई टू टॉक अबाउट कैंसर, बट दैट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज यू शुड नॉट टॉक अबाउट कैंसर बट वी मस्ट टॉक अबाउट प्री कैंसर। बिकॉज प्री कैंसर अगर आप वो 5 साल के अंदर अंदर उसको डिटेक्ट कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो आप विदाउट एनी म्यूटिलेटिंग सर्जरी या रेडिएशन या कीमो की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें तकरीबन सिर्फ उस ऑर्गन को लेजर से जलाने से या उसको सिर्फ काट देने से या क्रायो करने से ही सर्विस का कैंसर ठीक हो जाता है। वैसे हेड एंड नेक का कैंसर उसको निकाल दो या जला दो या लेजर से वो कर दो, तो वो प्री कैंसर स्टेज 0 में ठीक हो जाता है विदाउट एनी म्यूटिलेटिंग सर्जरी। बट हमारे क्योंकि लोगों को ये वो स्टेज 0 वाला सीक्रेट पता नहीं है और साइंस इसकी पता नहीं है, वो कहते नहीं जी कैंसर को तो छोड़ो, बात ही मत करो, तो उसके नहीं जी आप। और क्या होता है कि 5% क्योंकि फैमिलीज में कैंसर चलता है, तो 95% लोग कहते हैं जी हमारे घर में तो है नहीं, हम क्यों इसकी बात करें। तो वो बहुत गलत एटीट्यूड है, क्योंकि ये हमारे को याद रखना चाहिए कि कैंसर सिर्फ 5% लोगों में फैमिलीज में चलता है, लेकिन 95% टाइम ये उन लोगों में होगा जिनकी फैमिली में पहले कभी कैंसर नहीं हुआ था। तो इसलिए वी शुड बी रेडी। इट इज नॉट लाइक दैट इट ओनली रन इन फैमिलीज एंड ए रॉन्ग मैसेज गोज कि नहीं हम तो क्यों चेकअप कराएं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। हम जब कैंप्स में जाते हैं हम कहते हैं लोगों को आइए जस्ट विजिट एंड गेट एजुकेटेड, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम क्यों आने की जरूरत है, हमारी तो फैमिली में नहीं है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि 95% इट विल कम टू योर फैमिली, देयर इज अ चांस। एंड सिम्टम में भी हम बहुत गलती करते हैं कि स्टेज 0 में एक्चुअली कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई बॉडी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नेवर गेट द रॉन्ग मैसेज, नेवर वेट फॉर द सिम्टम। कई बार गवर्नमेंट एजेंसी और ये भी गलत करती हैं, पब्लिक को बोलते हैं नहीं आप अपने ये सिम्टम होते ही डॉक्टर को रिपोर्ट करें। वो बहुत गलत एक तरह से एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि सिम्टम की वेट हमें नहीं करनी है। ये नहीं लोगों को एजुकेट करना है कि आप सिम्टम होने पे डॉक्टर के पास जाइए, बल्कि उनको ये एजुकेट करना है कि स्टेज 0 में कोई सिम्टम नहीं होता है, आप सिम्टम का इंतजार मत कीजिए। क्योंकि मेरे को हर एक इंटरव्यू में यही पूछा जाता है सर सिम्टम क्या होंगे कि डॉक्टर के पास दिखाया जाए। मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के काइंडली डोंट वेट फॉर एनी सिम्टम। सिम्टम हो गए तो स्टेज 3 4 होती है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, अच्छा अब आपने कहा कोई सिम्टम नहीं होंगे, तो डायग्नोज कैसे होगा? वो बायोप्सी ही होगी उसके लिए? क्योंकि जैसे भी, वो लेडी का है, मान लीजिए पैप टेस्ट किया हमने, तो हमको पता लग जाएगा उस लेडी को HPV इन्फेक्शन है। आजकल एक लिक्विड पैप सिस्टम होता है
तो हम उससे लेडी का गायनी चेकअप करके वो सैंपल ले लेते हैं, उसको लेजर से फ्लो साइटोमेट्री से उसे रन करते हैं और उसमें पता लग जाता है कि हाँ इसको वायरस इन्फेक्शन हो गई है और सेल अब नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं। तो हम उनको एचपीवी वैक्सीनेशन भी दे देते हैं और पैप स्मीयर से कर उसको अगर सर्विक्स को निकालना है तो सर्विक्स का वो हिस्सा वो निकाल भी देते हैं, वो अगर पैच बन गया है तो वो पैच से जरूरी नहीं है ब्लीडिंग होगी अभी। हाँ। हो सकता है उस पैच से ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा है, उनको दर्द भी नहीं हो रहा है, उनको पता भी नहीं है कि अल्सर बन चुका है, लेकिन जब आप एग्जामिन करोगे तो वो पैच दिखाई देगा और वो स्पेशल डाई होती है उससे दिखाई देगा और लेजर से जब टेस्टिंग करते हैं तो वो अबनॉर्मल सेल्स भी दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे कई जगह जो लैब में असिस्टेंट होते हैं उनको भी इस अवेयरनेस की जरूरत है कि वो लोगों में ये मैसेज दें। मैंने कई बार देखा है कि कभी जब आप गायनी से रिलेटेड कोई टेस्ट कराने जाते हैं तो जो वहाँ पर डॉक्टर होते हैं वही कह देते हैं नहीं ये तो थोड़े बहुत सर्विक्स के माउथ पे रहती हैं या ये तो हो ही जाता है, नॉर्मल एलर्जीज हैं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको वहाँ अवेयर करने की जरूरत है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पैप स्मीयर कराइए या कुछ इस तरह से। देखिए उसमें मैं ये बोलूँगा क्योंकि अब इंडिया में बहुत अच्छा हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, मेडिसिन हमारी जैसे मैंने बताया आपको निकोटीन मैन्युफैक्चर हो रही है, एंटी कैंसर ड्रग्स मेजर हमारी यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और मेडिसिन बहुत इकोनॉमिकल हैं बाहर के मुकाबले। जेनेटिक टेस्ट डीएनए टेस्टिंग बहुत सस्ती हो गई है इंडिया में, तो इट्स अ वेरी वेरी यू नो आई विल से वेरी गुड चांस। लोगों को अब ये चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और कैंसर को स्टेज 0 में ही अपने बॉडी में डिटेक्ट करने के लिए वो हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप करवाते रहें। हर 5 साल पे 30 साल के बाद हर एक आदमी को मैं तो कहता हूं कि अपना एक हेल्थ चेकअप कैंसर रिलेटेड जाके डॉक्टर को पूछे सर मेरे को कैंसर तो नहीं हो सकता है, मैं ये सिम्टम के लिए वेट नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने टेस्ट करवाना चाहता हूं, तो मेरे को कैंसर तो नहीं है, ये बोल के अगर और स्टेज 0 में मेरा कैंसर तो नहीं है तो मैं उसको स्टेज 0 में ही पकड़ना चाहता हूं, उसके हिसाब से अगर वो टेस्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत पेशेंट स्टेज 0, 1 और 2 में पकड़े जाएंगे। पर डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं उन पेशेंट्स की तरफ से एक डाउट मेरे अंदर आया, वो ये कि आपने कहा कि 200 तरह के कैंसर हैं, तो आप कितनी टेस्ट कराएंगे? देखिए उसमें बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। 200 में हम 200 का टेस्ट नहीं करते हैं। हाँ। हम जो स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं ये स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, मतलब कि जो कैंसर मोस्ट कॉमन है इंडिया में, मान लीजिए सर्विक्स है, सिर्फ सर्विक्स की हम स्क्रीनिंग करेंगे। अगर मेल्स में हेड एंड नेक है तो हम हेड एंड नेक में उसमें अगर रिस्क फैक्टर है, जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है तो हम उनको लिए स्पेशल थोड़ा फैमिली हिस्ट्री से भी डिपेंड करता है, लेकिन जो स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है जैसे मान लीजिए एज वाइज सिलेक्टिव होती है और सब ऑर्गन की नहीं होती। अब आप बोले सर आपने ब्लड कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं की, तो ब्लड कैंसर की कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है। जैसे ब्रेन ट्यूमर है उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है। स्क्रीनिंग सिर्फ उन्हीं कैंसर की होती है जिसमें कि हमको पता लगता है कि अगर हम पहले डिटेक्ट कर लें तो उसके पास हमारी मेडिसिन है, बचाव के लिए हमारे पास वो मेडिसिन हैं और उससे फ़ायदा होता है। मान लीजिए जैसे कुछ स्टडीज़ थी लंग कैंसर में, कुछ टाइप के लंग कैंसर होते हैं, उनको अगर हम पहले डिटेक्ट कर भी लें तो उसमें सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता है, तो हम उनको कहते हैं कि भाई उनको छोड़ दो, अगर नहीं भी डिटेक्ट होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ब्रेन ट्यूमर के लिए हम कोई स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। कोई ब्लड कैंसर हैं उनके लिए हम कोई स्क्रीनिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो इतने कम होते हैं, इतनी परसेंटेज कम होती है। नंबर 2 उनको अर्ली डिटेक्ट करके भी यू कांट मेक रियली डिफरेंस, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव या कम्युनिटी में हम रिकमेंड नहीं करते हैं। तो कुछ कैंसर होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग रिकमेंड होती है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया। लंग कैंसर में भी सिर्फ हैवी स्मोकर्स में, लाइट स्मोकर्स में हम स्क्रीनिंग नहीं करते। जो एक आदमी लेट्स से तकरीबन 50 पैक ईयर्स जो यूज़ कर रहा है, तो सिगरेट्स पीते हैं, मान लीजिए अगर वो 25 साल से 2-2 पैकेट सिगरेट डेली पी रहे हैं तो 50 पैक ईयर्स बोलते हैं उसको, तो उनको हम बोलते हैं कि आप अपना छाती का सीटी स्कैन करवाइएगा, लो डोज सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। लेकिन जो बाकी एक सिगरेट पी रहा है 10 दिन में 5, तो उनको हम इस ढंग से रिकमेंड नहीं करते हैं। जो हैवी स्मोकर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग, वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, सर्विक्स कैंसर, इन कैंसर्स की स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है, लेकिन ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर इनकी स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है। तो क्या ऐसा है कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट जो मुश्किल है, क्योर होना मुश्किल? नहीं, मुश्किल नहीं है, मतलब उसकी परसेंटेज इतनी कम है कि हम पब्लिक में फिर उसको कम्युनिटी के हिसाब से उसमें टेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम आएगी। डॉक्टर साहब, कैंसर एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका नाम सुनते ही, जैसा आपने भी बताया और हमने देखा भी है कई मामलों में, कि लोगों में ना एक डर आ जाता है कि बस अब तो जिंदगी जो है 1-2 साल की है या खत्म हो जाएगी। ऐसे में ट्रीटमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन उस
पेशेंट को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप कैसे पेशेंट्स को पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, मतलब कि नहीं आप सकारात्मक ही सोचें, गलत ना सोचें? ठीक, अनीता जी, जैसे हमने अभी जाना कि कैंसर पेशेंट की जो जर्नी होती है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, डैब डैब डी करके पेशेंट डिफरेंट फेसेस में ट्रैवल करता है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट रहते हैं, और हमारे पास जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, शी इज़ अ डिप्लोमा इन साइको ऑन्कोलॉजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमने एक गुप्ता ग्लिटरिंग टेक्निक बनाई है। इस टेक्निक में हम होल बॉडी इमेजरी कॉग्निटिव टेक्निक यूज करते हैं। इसमें पेशेंट को ये बताया जाता है कि आप सोचिए कि एक प्रकाश आपके हृदय से आकर आपके पूरे शरीर, पैरों में, जांघों में, बाजुओं में, सिर और धड़ में जाकर आपकी पूरी की पूरी बॉडी को एक इनलाइटेंड जुगनू की तरह चमकती हुई ग्लिटरिंग और ग्लिसनिंग बॉडी बना देता है। और ये सिर्फ बॉडी यही नहीं है कि आप विजुलाइज कर रहे हैं, बट साथ में आपको एक गुड पॉजिटिव थॉट सोचनी है। वो सोचनी क्या है? 4D। 4D मतलब जो आपकी ये बॉडी है ये डिजीजलेस है, डिजीजलेस, डिफॉर्मिटी लेस है। मान लीजिए किसी की ब्रेस्ट एम्पुटेट हो गया, किसी का हाथ एम्पुटेट हो गया, किसी का टांग एम्पुटेट हो गई है कैंसर की वजह से, तो ये मत सोचिएगा कि ब्रेस्ट मेरी तो कट गई, ब्रेस्ट कट गई। ये सोचना है आपकी फुल ब्लोन बॉडी है, ब्यूटीफुल बॉडी है, ग्लिसनिंग बॉडी है, जुगनू की तरह टिमटिमाती एक बॉडी है, और उस बॉडी से जो प्रकाश निकल रहा है फुल ब्लोन होल बॉडी इमेजरी है, और ये डिजीजलेस, डेथलेस, डिफॉर्मिटीलेस और डेस्पेयरलेस बॉडी है। और ये जो बॉडी जो कभी नहीं मरती है, ये आपको सर्वाइवरशिप को इनहेंस करती है, क्योंकि हमारा एक ब्रेन का सर्वाइवर ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एक हमारी पीछे बीच में इमोशनल ब्रेन होती है जिसको हम एमेग्डोलॉइड बॉडी, कॉर्डेड न्यूक्लियस और हिप्पोकैम्पस उसमें जो होता है, उससे इमोशनल बॉडी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बॉडी को जब ये इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे हम बोलते हैं बायोफीडबैक मैकेनिज्म, उससे हमारे ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं। बिकॉज ये जो तीनों यूनिट है जिसको मैं डेसू मॉडल कहता हूं, डेसू मतलब ड्रीम ब्रेन, आपका इमोशनल ब्रेन और सर्वाइवर ब्रेन, DESU। डेसू ब्रेन जब आपस में इंटरप्ले करती है और उसके पास एवर सर्वाइविंग बॉडी की एक होल बॉडी इमेजरी होती है, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डोमिनेट हो जाता है, वो इमोशनल ब्रेन को भी कंट्रोल करता है और आपके ड्रीम्स को भी कंट्रोल करता है। मान लीजिए किसी कैंसर पेशेंट को ड्रीम आ रहा था कि नहीं अब उसको कैंसर हो गया, उसकी बॉडी डिफॉर्म हो गई, अब उसकी बॉडी खत्म हो गई, उसको जलाया जा रहा है ना, उनके ड्रीम्स कैसे चेंज हो जाएंगे? लेगा कि जो डिफॉर्मिटी बॉडी थी तो बिल्कुल ग्लिसनिंग है, वो डिजीजलेस, डेथलेस बॉडी है एक, और अगर उनको जलाया जा रहा है तो वो बॉडी जल नहीं रही है। और धीरे धीरे आपको एक बायो फीडबैक मैकेनिज्म से सबकॉन्शियसली जो है आपके ड्रीम्स भी चेंज हो जाते हैं, और आपको फुल बॉडी इमेजरी के जो ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं, उससे आपका जो टोटल मेंटल वेलबींग है, वो आपकी सर्वाइवरशिप, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था आपका ब्रेन का, इमोशनली अनस्टेबल थे, एंगर था, बेवरमेंट थी, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, वो उसका इंटरप्ले होकर वो धीरे 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 दब जाता है और आपके ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जो पॉजिटिव थॉट है वो अपने कैंसर पेशेंट में प्रोफेशनल सर्विस की तरह जनरेट करते हैं। धन्यवाद। तो ये थी मैं अनीता शर्मा, और मेरे साथ थे डॉक्टर पुनीत गुप्ता, जिन्होंने आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हुए ये बताया कि कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।